अगर मैं नहीं लिखता फिर कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट की सज़ा 6 महीने है। अब मुझे बताएं कि मैं 6 महीने बेहतर है या फांसी की सज़ा बेहतर? डेमोक्रेसी में ये है कि अगर हिम्मत है, ब्रिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मी। I challenge them. If they have scruples and principles and high moral grounds, I challenge them कि आए मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान करें। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि इफ प्राइम मिनिस्टर इज गॉन द कैबिनेट इज गॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया। इस ऑर्डर के मुताबिक सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब असेंबली की रुकनीत से नाअहल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी नहीं रहे। आज इस ऑर्डर में यह भी कहा गया कि जिस दिन वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कन्विक्ट किया गया था 26 अप्रैल 2012 को, उस दिन से ही प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो खाली हो चुका था। आज इस ऑर्डर में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन का, और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आज इस ऑर्डर में यह भी कहा गया कि अब प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो ज़रूरी फैसले करे, आइन की रोशनी में ये फैसले करे ताकि जो जमहूरियत का प्रोसेस है वो डिरेल ना हो और उसमें कंटिन्यूटी देखी जाए। मुख्तलिफ रिएक्शन आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और दूसरी सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन सबसे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उस पर उन्होंने क्या रिएक्शन जाहिर किया ये आपको दिखाते हैं। आज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला हुआ है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी तमाम ताकत और जो डिसीजन मेकिंग है वो उन्होंने शरीक चेयरमैन को सौंप दिया है कि वो मुल्क के सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो रास्ता भी कानूनी तौर पर या कॉन्स्टिट्यूशनली या पॉलिटिकली वो इख्तियार करते हैं, तमाम पार्टी उनके साथ खड़ी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है इसके मुज़बिरात का जायज़ा लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नतीजे पे पहुंची कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम उन कोलिशन पार्टनर से जो है वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो है इसका लाएअमल तैयार किया जाएगा। चुनांचे आज रात को तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत एक मीटिंग करेगी और उसके बाद कल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इजलास है ये तलब किया गया है कि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस जजमेंट पे, लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए हम अपने कानूनी मशीरों से मशावरत करने के बाद और अपने सियासी इत्तेहादियों से सियासी लाएअमल पे मशावरत करने के बाद जो इसका हतमी आउटकम होगा, मुस्तकबिल का लाएअमल होगा, वो आपके सामने लाएंगे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आपने देखा। उन्होंने कहा कि इस जजमेंट पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कमरुज़्ज़मा कारा साहब ने यह भी कहा कि इस अदालत के फैसले के बाद अगर गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो काबीना भी नहीं रही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा लाएअमल आगे तय किया जाएगा कोalition पार्टनर्स के साथ मुशावरत के बाद, और हमारी इत्तात के मुताबिक 9 बजे जो है वो आज मीटिंग भी शुरू होनी थी कोalition पार्टनर्स के साथ। और ये भी कहा गया है कि जो सीसी ने जो इख्तियारात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सीसी ने सारे इख्तियारात अब को चेयरमैन सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को दे दिए हैं। अब वो आगे के मामलात को देखेंगे कि अगर नया प्राइम मिनिस्टर नामजद करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। MQM की तरफ से और JUIF की तरफ से जो रिएक्शन आया है उसमें उन्होंने इस फैसले को तस्लीम किया है और MQM ने तो ये भी कहा है कि इदारों के माबैन महाजराई या तसादुम नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो पब्लिक ऑफिस होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने प्राइम मिनिस्टर को, अवाम के प्राइम मिनिस्टर को आज अपने को चेयरमैन के लिए कुर्बान कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।
हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और इस केस में जो पिटिशनर थे इमरान खान साहब, उनके आप वकील भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और सेनेटर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर गनी साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आगाज़ में आपसे ही करूँगा, सेनेटर सईद गनी साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? आपने सुना कि आपकी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कायरा साहब, जहांगीर बदर साहब थे, वो कह रहे थे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस जजमेंट से। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आए इसलिए डिसएग्रीमेंट है? शहजाद, सिर्फ इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, बल्कि जो असल मुकदमा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़, हमें उस फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बुनियादी तौर पर अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई और इल्ज़ामात होते, जैसा कि अगर किसी फ़ौजी आमिर को उन्होंने कोई सपोर्ट की हो, उन्होंने फ़ौजी आमिर को आइन में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया हो, उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगता हो, या उन्होंने अपने ओथ को वायलेट किया होता, तो शायद हम ये बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने अगर स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त नहीं लिखा तो इसलिए नहीं लिखा कि आइन का आर्टिकल 248(2) जो है उनको इससे रोकता है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐन आइन के मुताबिक अपना काम किया, लेकिन उस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने पर, आइन की पासदारी करने पर अगर उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला और उसके बाद जो फ़ैसला आया, हमें उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है और जिसकी बुनियाद पर यह आज का मुकदमा भी सुना गया। अब इसमें अजीब सी बात यह है कि पहले जो शॉर्ट ऑर्डर आया कंटेम्प्ट केस में, उसमें भी कहीं नहीं लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर गए। लिख सकते थे, 2 लाइनों की बात थी, चलें जी। फिर हमने इंतज़ार किया जो डिटेल जजमेंट आएगी उसमें शायद कोई चीज़ हो, लेकिन उसके अंदर शायरी तक तो कर दी गई दुनिया भर की, लेकिन 2 लफ्ज़ ये नहीं लिखे गए कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर गए हैं। उसके बाद एक सूरत हाल ऐसी बनी कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ केसेस को सुनते हुए प्राइम मिनिस्टर को एज ए प्राइम मिनिस्टर एड्रेस भी किया। उन्होंने बलूचिस्तान के मामलात पर प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से बुलाई गई मीटिंग पर उनको सराहा और अप्रिशिएट किया कि प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा काम किया है। तो इसका मतलब ये था, जो तासुर हमारे जहनों में था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात उन जजमेंट्स में नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं। हाँ, ये बात मैं तस्लीम ज़रूर करता हूँ कि उनको सज़ा हुई और कन्विक्टेड थे। अच्छा। लेकिन 63(1)(g उनके ऊपर नहीं लगता था, बल्कि 63(1)(h उनके ऊपर लगता था। जब उस फैसले से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस फैसले पर भी आपके जो है ऑब्जेक्शन थे, तो फिर क्यों अपील में नहीं गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी, मैं इस तरफ भी आ रहा हूँ। बुनियादी तौर पर जब 63(1)(h) के तहत उसमें ये लिखा है कि 2 साल की कम से कम सज़ा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को चंद सेकंड की सज़ा हुई थी, तो हम समझते थे कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, इसलिए हमें उसमें अपील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने वो सज़ा तस्लीम कर ली, सज़ा उनको मिल भी गई, सज़ा उन्होंने भुगत भी ली, तो अपील में जाने से वो सज़ा उनकी ना वापस हो सकती थी ना कुछ हो सकता। लेकिन चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं थी, इसलिए हम अपील में नहीं गए। और उसके बाद जब स्पीकर साहिबा को ख़त लिखा गया किसी की तरफ से, तो स्पीकर साहिबा ने ऐन आइन के मुताबिक जो इख्तियारात उनको आइन देता था, उन्होंने उसके मुताबिक ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसमें अदालत को रिडिक्यूल करने की कोई बात नहीं थी, और जो फैसला लिखा गया है उसमें अगर आप चार्ज पढ़ें, जो इल्ज़ामात प्राइम मिनिस्टर पर थे उसमें भी इसका तस्करा नहीं है। लेकिन जब अदालत ने फैसला दिया तो उसमें रिडिक्यूल का लफ्ज़ भी शामिल कर लिया। लेकिन स्पीकर साहिबा के फैसला आने के बाद पीपल्स पार्टी ने यह समझा कि अब ये चैप्टर चूँकि क्लोज हो गया है, आइन में स्पीकर साहिबा की रूलिंग को या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किसी अदालत में नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि जो बात हो गई है वो हो गई, अब हमें आगे चलना चाहिए। ठीक है, ये 69 आर्टिकल 69 का जो आपने जिक्र किया है, हामिद खान साहब, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो पहले पॉइंट रेज किया है सईद गनी साहब ने, उनका ये कहना है कि 7 मेंबर बेंच था, 26 तारीख को शॉर्ट ऑर्डर आया और इसके बाद जो है डिटेल्ड ऑर्डर भी आया, तो उस वक्त ये 2 लाइनें क्यों नहीं ऐड कर दी गई कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो फैसला जो है वहीं पर हो जाता और आज इस फैसले की नौबत ना पड़ती, ना 2 महीने जो कार्रवाई हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के थ्रू उसको वापस लेने की जरूरत पड़ती। देखिए, लाइकली टू बी डिस्क्वालीफाइड तो उसमें भी कह दिया था और मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह बात थी। लेकिन डिस्क्वालीफिकेशन का जो नोटिफिकेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन करता है, और उस फैसले में इस बात की जो थी, उन्होंने स्पीकर को भी चांस दिया था कि आप फिलफौर इसको इलेक्शन कमीशन को भेजें और रेफरेंस करें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फिलफौर, क्योंकि इसमें ना तो स्पीकर ने कुछ फैसला करना था, वो कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अपनी जजमेंट दे दे, या ना इलेक्शन कमीशन कर सकता था, ये एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। इसलिए
नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम अपने ही हद तक है, उससे ज़्यादा नहीं। हर अदारा अपनी जगह सुप्रीम है, इसलिए ये कहना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये कहाँ लिखा है? आइन सुप्रीम है, आइन के तहत हर अदारा अपनी अपनी जगह पे सुप्रीम है। इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सेटिसाइड नहीं कर सकती या नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जो कि स्पीकर साहबा ने करने की कोशिश की। ये दुनिया में कभी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर स्पीकर या चेयरमैन बैठ जाए? लेकिन आप खुद कह रहे हैं ना, हामिद खान साहब के उसमें तो लाइकली लिखा हुआ था। लिखा है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसमें आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के मैं उसी पर आ रहा हूं। सईद गनी साहब, आपने हामिद खान साहब खुद कहा कि उसमें लिखा था लाइकली टू डिस्क्वालीफाई, लेकिन कोई वाज़ेह फैसला नहीं था। आज वाज़ेह फैसला क्यों हो गया? शहजाद उसमें शहजाद लाइकली टू डिस्क्वालीफाई नहीं उस जजमेंट में इंटेल लिखा हुआ था, में इंटेल 63(1)(g) का हवाला दिया हुआ था ना, ऐसे ही वर्डिंग थी गालिबन। नहीं, उसमें लिखा था मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस लिखा था। जी हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन का वर्ड नहीं पूरी तरह समझिएगा जी। देखिए, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज़ बिल्कुल है। आपने फैसला पढ़े बगैर जब लोग बहस करते हैं तो अफसोस होता है। मैं क्या कहूँ? अच्छा, मुझे बता दीजिए किस पेज पे, मैं दोबारा देख लेता हूँ। हामिद खान साहब, ये मुझे बता देना क्योंकि इस पर बड़े सवाल हो रहे हैं। हामिद खान साहब, सवाल ये उठ रहे हैं कि ये फैसला जो आज आया, ये क्या पहले नहीं आ सकता था? ये फैसला पहले आ चुका था, इस पर अमल दरामद करना इनका फ़र्ज़ था, यानी स्पीकर का फ़र्ज़ था कि इस फैसले की रोशनी में फिल फौर वो इलेक्शन कमीशन भेजते, इलेक्शन कमीशन इसको डी नोटिफाई करता। आज भी जो फैसला आया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और आप नोटिफाई करें। तो मेरे ख्याल में दोनों फैसलों में कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं। उसमें इन्होंने एक स्पीकर को एक मौका दिया था कि आप आइन पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आगे मामला इन्होंने बजाय उसका इन्होंने मिसयूज़ किया अपनी पावर को और उसको इस्तेमाल करते हुए सारे मिसयूज कर रहे हैं, हमने तो मिसयूज नहीं किया। गनी साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, बारी बारी मौका दूंगा ना। ठीक है, आपका मौक़िफ़ ये है हामिद खान साहब के मिसयूज़ किया है नेशनल असेंबली की स्पीकर ने? मौक़िफ़ नहीं, कानून ये कहता है, आइन ये कहता है। मिसयूज़ क्या, उसको इख्तियार ही नहीं है कि वो बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड करे। कौन सा कानून, कौन सा आइन कहता है कि स्पीकर जो है? इसलिए ये तो स्पीकर के इन्होंने स्पीकर के ऑफिस को नाजायज़ इस्तेमाल किया इस पार्टी ने, और उसमें अपने वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश की। हालांकि वो आइन के बरखिलाफ ये सारी बात की गई थी। ठीक है, अल्टीमेटली फिर मजबूर होना पड़ा, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा ताकि बात किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे। ठीक है, मैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपकी तरफ आता हूं। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये कोई पार्टी पोजीशन नहीं है, पब्लिक ऑफिस है। आज मुल्क के वजीर आज़म ने जो है, इनफैक्ट अब तो 26 अप्रैल ही हम कहेंगे कि उसी दिन जो है अपने ओहदे की, पब्लिक ऑफिस की कुर्बानी दे दी। सईद गनी साहब कहते हैं ये कुर्बानी जो है उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दी है। आप क्या कहते हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है या पार्टी चेयरमैन को बचाया गया है, को चेयरमैन को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी राय है। अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या जमहूरियत के लिए या किसी कौमी मसले के लिए या आवाम के किसी बहुत बड़े मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने ये क़ुरबानी दी होती तो हम उनके साथ खड़े होते। लेकिन ये तो अब मतलब कि हम इसकी डिटेल में अब जाने का फ़ायदा ही नहीं है कि कौन सी क्लास क्या कहती है। एक तो ये भी बड़ा मसला आजकल हो गया है कि हम सियासतदान हैं, हम सियासी पहलू बयान कर सकते हैं। एक जो लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एलोबोरेट करता है, लेकिन अब चक्कर ये है कि हर आदमी बैठ के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फ़ैसलों को, जिसको समझना इतना आसान नहीं होता, उस पर हम रिमार्क्स देते हैं। मैं तो बड़ी मोटी सी बात ये करता हूँ कि एक फ़ैसला हुआ जिसे हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, और एक फ़ैसला नहीं, कई फ़ैसले ऐसे हैं पिछले 4.5 साल से हो यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हर रोज़ मतलब कि उसकी तस्दीक करना, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना, मतलब ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये इतनी इमैच्योर एटीट्यूड है जो मौजूदा हुकूमत ने यानी कि इख्तियार किया हुआ था। और होता ये है कि शॉर्ट डिसीजन देखें, जिस दिन शॉर्ट डिसीजन हुआ था उस दिन PMLN ने ये कहा था कि जनाब आप नाअहल हो चुके हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, मुजरम भी हैं, आप स्टेप बैक कर जाएँ। अच्छा, कर जाते, लेकिन उसमें से मीन मेख निकाल के कि जी यूँ नहीं होता तो यूँ होता है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अल्लाह ही होता है। सुप्रीम कोर्ट और अल्लाह के दरमियान में स्पीकर को ला के और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कि जैसे हमने कोई सोमनाथ का मंदिर फतह कर लिया है, एक रूलिंग लेके, भाई ऐसा दुनिया में कहीं होता ही नहीं है।
और अब मतलब कि इवेंचुअली हुआ ये कि जमहूरियत के चेहरे को भी मस किया, अपनी भी जो एज ए सियासी कारकुन के उनकी हिस्ट्री थी। कोई मुझे अफसोस है इस बात पे, ये जो कुछ आज हुआ है अफसोस इस लिहाज से है कि होना नहीं चाहिए था। एक सियासी आदमी को मतलब के दूसरे अदारे का एहतराम करना चाहिए, और जिन ममालिक में सबसे बड़ा अदारा जो इंसाफ करने वाला, आपको उसका फैसला पसंद हो या ना हो, लेकिन माकूलियत की बात यह है कि आप उसको तस्लीम करें, और आप बाउंड हैं, आप तस्लीम किए बगैर। अच्छा आपने किया ये कि एक तो तस्लीम नहीं किया बल्कि उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उस लड़ाई में आपने हारना ही था। आप जब भी ये लड़ाई शुरू करेंगे इवेंचुअली आपको हारना पड़ेगा। और फिर बात यह है कि ये मसला PMLN या किसी और का नहीं है, ये एक कौमी मसला था कि अगर एक अदारे के फैसलों पे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी, नफ्सा नफ्सी का शिकार हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए ये फैसला होना था। हाँ, अगर ज़रा कोई माकूलियत या कोई सस्टेंटिव एटीट्यूड होता तो जैसे एक ऑब्जर्वेशन आती है सुप्रीम कोर्ट की तो लोग उस पर इन लेटर ने स्प्रिट अमल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मीन मेख निकाल के ये दिन देखा, और ये अफसोसनाक बात है। होना तो ये चाहिए था कि 4.5 साल अवाम के मसाइल को हल करने में मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और ये भी सईद गनी साहब से और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, हामिद खान साहब से कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या नए प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाएगा या फिर कोई केयर टेकर सेटअप अब तश्कील दे दिया जाएगा और इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात सुप्रीम कोर्ट के जो शॉर्ट ऑर्डर पर आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में। हामिद खान साहब, एक और चीज़ की क्लैरिफिकेशन प्लीज़ दे दें। ये जो आर्टिकल 69 है, क्या ये क्लियर नहीं है इस हवाले से कि मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसकी इंक्वायरी कोर्ट नहीं कर सकता, और आगे इसकी जो शिक नंबर 1 और 2 है वो इसकी मजीद वजाहत करते हैं। तो फिर किस तरीके से हम ये समझें कि आज कोर्ट ने जो है स्पीकर की रूलिंग के जो है उसको रिजेक्ट कर दिया? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि ये आर्टिकल 69 से इस स्पीकर की रूलिंग का कोई दूर से ताल्लुक़ नहीं है। ये आर्टिकल 63 के तहत एक ख़ास इख्तियार दिया गया है स्पीकर को, वो एक्सरसाइज हुआ है। इसका पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई नहीं है। ये तो हम अंग्रेज़ी में और अपने लॉ की ज़बान में कहते हैं पर्सोना डेजिग्नेटा है यहाँ स्पीकर, मतलब एक शख्स जिसको ख़ास डेजिग्नेशन दिया गया है एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये हरगिज़ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 69 के स्कोप में ये नहीं आता है। तो फिर क्या चीज़ें आती हैं, ये भी बता देना, क्या चीज़ें आती हैं आर्टिकल 69 के अंडर? क्या क्या आता है? क्योंकि जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसकी काफ़ी सारी शिकें जो है चैलेंज हो गई थी। देखिए ना, वो जो है आर्टिकल 69 के तहत जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब पार्लियामेंट मीट करती है उसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार होता है, तो उसमें जो बातचीत होती है, जो लोग अपना एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस प्रिविलेज में आती हैं। लेकिन अगर स्पीकर को एक ख़ास इख्तियार किसी और शिक के तहत दिया गया है वो नहीं आती। मैं दूसरी बात भी कर दूं जो आज की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में है, जो हमने आर्ग्यू किया था, वो ये था कि हिंदुस्तान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये बात कही है कि स्पीकर का फ़ैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आइन में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। और उसमें ये बात भी कही गई है कि स्पीकर का जो ये फ़ैसला होगा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, वो उनके आर्टिकल 122 के तहत प्रिविलेज्ड होगा। आर्टिकल 122 की ज़बान तकरीबन वही है जो कि आर्टिकल 69 की है। इसके बावजूद इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़ा स्पीकर के फ़ैसले को सेट साइड किया है, ये कहते हुए कि बेशक प्रिविलेज हो, लेकिन अगर फ़ैसला मेलाफेडे है, अगर फ़ैसला एक्सटेनियस कंसिडरेशन की वजह से है, अल्टीरियर मोटिव की वजह से है, ठीक है, या कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, तो हम जो है इस पर जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शन थी तब भी सुप्रीम कोर्ट मैं थोड़ी सी बात करूं, आउस्टर क्लॉज के बावजूद किया। ठीक है, सईद गनी साहब आप बता दें और मेरे सवाल भी साथ साथ सुन लें ताकि एक साथ ही जवाब दे देगा।
अब इसका फैसला कि नेशनल असेंबली की स्पीकर के रूलिंग को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, इसकी फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, ये सबको मानना चाहिए ना कि आखिर में इंटरप्रिटेशन तो उन्होंने ही करनी है। और दूसरा कि क्या स्पीकर ने अपनी ऑफिस को मिसयूज किया है या आइन के मुताबिक फैसला किया है, इसकी भी जो फाइनल अथॉरिटी है इंटरप्रिटेशन की वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस पर क्यों दो राय है आप लोगों की? देखिए शहजाद, एक तो मैंने बात पूछी थी हामिद खान साहब से, जब इन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन उस जजमेंट में है, तो मैंने कहा मुझे बता दें किस पेज के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है ताकि मैं दोबारा उसको पढ़ लूँ। शायद ये समझ रहे हैं कि मैं बगैर पढ़े आके बैठ गया हूँ। दूसरी बात एक बहुत अजीब सी है, मैं आपका सवाल पे आने से पहले, अगर आप ये तस्वुर कर लें कि कोई इस तरह की पिटिशन फाइल अगर ना होती सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आराम से बैठा रहता 6 महीने तक, 8 महीने तक, साल तक, जब तक कोई पिटीशन आती है और उसके बाद उनको ख्याल आता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। एक बात आपको याद होगी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जब अपील आएगी तो हम लार्जर बेंच बनाएंगे और जजेस कम हैं और हम पता नहीं एडॉक जजेस को ले लेंगे और हम जजेस पूरे करेंगे। आपको याद है? जी 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 बिल्कुल, 9 मेंबर बेंच की बात हुई थी। इसका मतलब जी इसका मतलब ये था कि वो वेट कर रहे थे कि कोई अपील आएगी और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वरना उनको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक अजीब सी बात ये हुई कि आज चले फैसला तो आ गया, डिस्क्वालीफाई उन्होंने कह दिया कि हो गया है, लेकिन उसमें जो उन्होंने 26 अप्रैल वाली बात लिखी है वो कुछ थोड़ी सी समझ से बालातर है कि 26 अप्रैल के बाद उन्होंने खुद कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की चीज़ों को अप्रिशिएट किया, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते रहे। एक और चीज़ आपको मैं याद दिलाऊँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब शॉर्ट जजमेंट आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो एक पिटीशन फाइल हुई थी चीफ जस्टिस साहब के पास। उसमें उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर को काम करने से रोकें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। वो ऑन मेरिट्स डिसमिस हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि चूंकि उस ऑर्डर में कहीं ये नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो गए, लिहाजा हमें इंतजार करना चाहिए जब तक डिटेल ऑर्डर आ जाए उसके बाद आप कीजिए। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे ना, उसके अंदर भी जी नहीं मेरी बात सुने, उसके अंदर डिटेल ऑर्डर में भी कहीं ये नहीं लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर गए। मैं सिर्फ ये पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि उस जजमेंट के हवाले से जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस दिन से डिस्क्वालीफाई कर गए, उसमें कहीं इसका तस्करा नहीं है। मैं अभी भी हामिद खान साहब को चैलेंज नहीं कर सकता हूं, बहुत सीनियर लॉयर हैं, लेकिन उस तफसीली जजमेंट में भी डिस्क्वालीफिकेशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। अगर होती तो शायद हम मान लेते। लेकिन आपको दो चीजें और बताऊं, फरहानाज इस्फानी के केस में जजमेंट आई। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा पॉइंट पे रह के बात करना चाह रहा हूं ना सईद गनी साहब, किया उन्होंने लिख दिया। मुझे ये बताएं कि ये बात मैं बार-बार पूछ चुका हूं और काफी सारे टॉक शोज पे इस पे बहस हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेट करता है आइन को। इस बात पर भी आप क्यों डाउट करते हो, क्यों दो राय लाते हैं कि नहीं हमारी इंटरप्रिटेशन ये है, ये फैसला आइन के मुताबिक हुआ है? ये आप नहीं कहेंगे कि ये फैसला आइन के मुताबिक हुआ, ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा ना कि कौन सा फैसला आइन के मुताबिक हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट भी आइन के तहत चलने का पाबंद है, मैं भी उसका पाबंद हूं, पार्लियामेंट भी उसकी पाबंद है और तमाम इदारे उसके तहत चलने के पाबंद हैं। अभी आपने जो सवाल पूछा था कि जो 18th अमेंडमेंट हुई तो उसको भी उसकी कई जो क्लॉज थी उसको चैलेंज किया गया। गालिबन 239(5) है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कोई अमेंडमेंट जो है किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुई। उसी के 239 के 6 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की गालिबन कोई लिमिट नहीं है, वो जिस तरह चाहे जिस सेक्शन को अमेंड कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा चले सईद गनी साहब, अब मैं चाहूंगा लेकिन एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो बदकिस्मती रही है, अगर आप माजी में सब उठा के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी कोई ऐसा मुकदमा गया है जहां पर इख्तियारात की बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के या जजेस के क्या इख्तियारात हैं या पार्लियामेंट या दूसरे इदारों के क्या इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अपने हक में फैसले दिए हैं। कोई एक फैसला मुझे बता दीजिए जब सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने उठकर ये कहा हो कि जी ये जो मैटर हमारे पास आए ये हमारा इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट का है। उन्होंने हमेशा वो फैसले किए हैं। और अगर हम ये मान लें कि अदालतों में बैठे हुए जज जो हैं वो फरिश्ते हैं, वो कभी गलती नहीं करते, तो ये हमारी भूल है, वो इंसान है, वो गलतियां करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको हालिया मिसालें बता देता हूं। मुझे मिसाल नहीं चाहिए। 17th अमेंडमेंट का केस देखिए क्या फैसला है, 18th अमेंडमेंट का केस देखिए क्या फैसला है। प्रोग्राम में थोड़ा हम सियासी पहलू पर भी बात करें ना। शहजाद एक सेकंड, इन्हीं अदालतों ने जनरल मुशर्रफ को वर्दी में इलेक्शन लड़ने का इख्तियार दिया कि नहीं दिया, मुझे ये बताइए। उस जिस अदालत को हम आज़ाद कह रहे हैं ना, उस आज़ादी के बाद उन्होंने किया है। दूसरी बात बुनियादी ये है कि हमारे साथ अदालत का रवैया बड़ा सिलेक्टिव है। मुझे बताइए कि ख्वाजा शरीफ कत्ल की साजिश जो हुई थी उसके कमीशन की रिपोर्ट पर क्यों बात बहुत मर्तबा हो चुकी है। सेनेटर सईद गनी साहब बहुत मर्तबा हुई है, हकीकत है। आगे बढ़े ना, बाकी से पैसे लिए जिन लोगों ने उस पर फैसला नहीं होता है। साहब ये बातें बहुत मर्तबा हो चुकी हैं, सारे पेंडिंग रख दिए जाते हैं और हमारे खिलाफ केस उठाए जाते हैं। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ये सिलेक्टिव जस्टिस की बात आप बहुत मर्तबा कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूं प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और थोड़ा इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर भी बात करें।
मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपकी नज़र में अब होना क्या चाहिए? क्या पीपल्स पार्टी को अपना एक नया प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें सितंबर अक्टूबर में और एक केयर टेकर सेटअप जो है वो अब सामने आ जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखें, ये तो पीपल्स पार्टी को सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन चॉइसेस ज़्यादा नहीं है पीपल पार्टी के पास। एक तो यही है कि वो नया वज़ीर आज़म इलेक्ट करें, और उसके बाद वो कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, उनकी इत्तेहादी जमातों की क्या सूरत हाल है, ये भी कल परसों तक पता लग जाएगा। और उस प्राइम मिनिस्टर को भी ये ध्यान में रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना पड़ेगा, और हो जाएगी 1-1.5 महीना कबड्डी, यही होगा ना। दूसरी ये है कि वो नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। अब ये पीपल्स पार्टी को फैसला करना है इन दोनों में। लेकिन आपकी क्या राय है? मुल्क की जो मजमूई इस वक्त सूरत हाल है, जो लोड शेडिंग के इश्यूज हैं, और आप देख रहे हैं कि हर शहर में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, आज पिंडी में ये हंगामा आराई तोड़फोड़ जो हो रही है, आपके ख्याल में कोई नया वजीर आजम आएगा इसी पार्टी का, वो इन मामलात को बेहतर तरीके से डील कर सकेगा, या आप समझते हैं अब बहुत हो गया और एक नए सेटअप की तरफ जाना चाहिए और केयर टेकर सेटअप आ जाए और फिर इलेक्शंस हो जाएं? देखें, बात यह है कि नया वज़ीर आज़म अब 4-5-6 महीने में क्या करेगा? जो होना था, जो गवर्नेंस करनी थी इस हुकूमत ने, वो तो कर दी है। और जो मसाइल हैं, हर चीज़ बेकाबू है, लोड शेडिंग की बात हो या एनर्जी की हो या मईशत की हो या बेरोज़गारी की हो, हर तरफ यानी कि हर चीज़ बेकाबू है ना। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, टारगेट किलिंग का मसला है, बलूचिस्तान का, इवन बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का मसला, कोई भी तो मसला हल नहीं हुआ ना, सिवाय इसके कि 4.5 साल ज़ाया कर दिए इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना है या नहीं मानना। और ये फैसले में या तो इन फैसलों की बुनियाद ये होती कि वो कोई कौमी मसला होता। बुनियाद क्या है? $6 करोड़ है स्विट्ज़रलैंड के। बुनियाद क्या है? हज करप्शन है। बुनियाद क्या है? रेंटल पावर है। बुनियाद क्या है? NICL है। मतलब कि कोई भाई बात है। और फिर उसके बाद कहना कि सिलेक्टिव फैसले होते हैं। भाई आप करप्शन करेंगे तो आपके खिलाफ फैसले होंगे ना, कोई दूसरा नहीं। आपके खिलाफ एक बता दें, सुन तो लेना, सुन तो लेना, इतने आराम से। सिलेक्टिव मैं तो साबित कर रहा हूं। मैं मुशाहिद भाई, मैं आपको केसेस बता रहा हूं। आप मुझे एक केस बताइए जिसमें आपके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। जितनी चीजें वो पेंडिंग पड़ी हैं उनके ऊपर वो दफन कर दिए जाते हैं सारे। ख्वाजा शरीफ कत्ल साजिश में आपकी पंजाब गवर्नमेंट का नाम आया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। वकीलों पर तशद्दुद किया, आपकी हुकूमत का नाम आया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। ये नज़म बाद में सुनाना ना, अब बाद में सुनाना। ये नज़म नहीं, ये जो NICL और ये लेके बैठे हुए भाई, वो तो पुराने किस्से, उन पे तो सारी कार्रवाइयां हो गई, वजीर जेल में पड़े, लोगों ने सजाएं काटी हैं। हौसला तो आपने कौन सी सजाएं काटी हैं जो आपने करप्शन की है? इसाक डार साहब ने बताया $32 मिलियन मियां साहब लेके गए, उसमें क्यों नहीं होती कार्रवाई? आपके तमाम के सब स्टैंड कैसे मिल जाते हैं आपको? हमने करप्शन नहीं की। $32 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन नहीं है, वो करप्शन नहीं है। कोई करप्शन नहीं हुई। आपके जो बर्तानिया में चले गए, जो बिजनेस हो रहा है, वो करप्शन नहीं है। कोई नहीं गए। क्या बात करते हैं मुशाहिद भाई? खुदा का खौफ बात है। अच्छा चले सुन लेना, चलिए सुन लेना, खुदा का खौफ भाई। आप आपको कर तो लेते क्लीन ना। चिट्स दे दी जाती हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मियां साहब, आप भी पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकों के डिफॉल्टर हैं। असल में इनका मसला ये है कि ये अपने आप को ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझते हैं। ये कल के सियासी कारकुन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों भाई हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मानते हैं तो आपको भी तो कहा था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला। उसके ऊपर इल्जाम सारे ठीक थे, क्यों नहीं करते? माल बनाने के लिए डाके मारने के लिए नाज़रीन हम मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि वन बाय वन जो है वो गुफ्तगू हो। एक ब्रेक की तरफ बात करते हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। हामिद खान साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। ये मुझे बताएं कि क्या अब ये बहस के पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है, अदलिया सुप्रीम है, ये फिर मजीद तूल पकड़ेगी? और अगर ऐसा होगा तो क्या एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोई भी नहीं होता, अदारा अपने अपने दायरे में होता है। फ़र्क इतना होता है कि आइन सुप्रीम और सुप्रीम को और उस आइन की तशरीह जो है आखिरी और हतमी वो सुप्रीम कोर्ट करती है।
इस लिहाज से क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है और कॉन्स्टिट्यूशन को उसने तशरीह करनी होती है, इसलिए उसको आइन की तशरीह के मामले में बालादस्ती हासिल होती है दूसरे अदारों पर। इतनी सी बात है, ये तो नहीं कह रहे कि बाकी इदारे जो हैं उससे ताबे हो जाते हैं। अब बात आ गई कि क्राइसिस मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है। एक वज़ीर आज़म है जो कि डिस्क्वालीफाई हो गया, फारिग हो गया। अब सदर के लिए जो डायरेक्शन दी गई है कि आप आइन के मुताबिक आगे प्रोसीड करें, यानी आप नेशनल असम्बली का सेशन बुलाएं फिलफौर और वहाँ पर नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लें और मामला चलाएं। दुनिया में कई दफ़ा वज़ीर आज़म जो है हटा दिए जाते हैं, और जैसे बर्लस्कोनी जो है उसका इटली का वज़ीर आज़म था, करप्शन चार्जेस से उसको छोड़ना पड़ा और उसी टर्म में दूसरा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया। ऐसा भी हुआ कि 5 साल के अरसे में 4-4, 5-5 वज़ीर आज़म जापान में इलेक्ट हो जाते रहे हैं। जब एक अनपॉपुलर हो गया या एक के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम हो गया, दूसरा आ जाता रहा। यानी ये पार्लिमानी जमहूरियत में वज़ीर आज़म बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि असल पार्लियामेंट अदारा है, उसका जिसको कॉन्फिडेंस होगा वो वज़ीर आज़म हो सकता है, और अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसकी जगह दूसरा इलेक्ट हो जाता है। ये झगड़ा किस बात का? मसला तो बज़ाहिर ये लगता है कि गिलानी पर उनको ज़्यादा एतमाद था कि वो हर सूरत वो हमारे जो लूटी हुई दौलत है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, दूसरे पर शायद उनको इतना एतमाद नहीं है, इसलिए बना। तो क्राइसिस वाली तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं अपना आदमी भेज दिया कि इसको वज़ीर आज़म लगा, लेकिन जिस तरीके से तो उसने लग रहा है एक तासुर है कि महाजराई हो रही थी इदारों के दरमियान, तो जाहिर सी बात है फिर तो क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। सईद गनी साहब, ये मुझे बताएं क्या करने जा रहे हैं? नया प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे जिसको अपने इत्तेहादियों की सपोर्ट के साथ आप लोग इलेक्ट करवाएंगे, या आप समझते हैं वक्त आ गया कि इलेक्शन करवा दिए जाएं और केयरटेकर सेटअप जो है वो तश्कील दे दिया जाए? शहजाद, एक बात तो जहन में रखें, मुशाहिद साहब ने भी अभी कहा कि हम अदालत की फैसलों को तस्लीम नहीं करते। मैं इनसे पूछूंगा मुझे एक फैसला बता दें जिस पर इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत नहीं, एक बता दें। आपने कोई भी फैसला तस्लीम नहीं किया। आपने अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, आपने अदलिया को गालियां दी हैं, आपने ये कहा है कि चीफ जस्टिस जो है मुशाहिदुल्लाह खान साहब वो कह रहे हैं कैटेगोरिकली बता दें कि कौन-कौन से फैसले हैं जिस पर अमल नहीं किया इस खत लिखने के अलावा। फैसले बता दें, कोई एक बता दें, कोई एक भी फैसला इन्होंने नहीं किया। और बात यही फैसला है एनआरओ का, या एनआरओ का क्यों खत नहीं लिखा? $6 करोड़ जरदारी साहब के करप्शन के बारे में, उसके अलावा भी कोई नहीं माना। मैं बताता हूँ, अगला बताता हूँ, अगला बता रहा हूँ ना, सुनो, बारी बारी बात कर ले, खुदा बारी बात कर। एनआई, हाँ सुन लें, एनआईसीएल आज करप्शन फैसला सुनने तो सही ना। बात यह है कि उसमें जितने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगाए आपने उनको तबादले किए, नहीं माना ना फैसला। आपने किसी को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी। सुप्रीम कोर्ट ने जितने अफसरान लगाए, किसी को गिलगित भेजा, किसी को सकरदू। फैसला ना मानना यही होता है ना, वरना किसी की जरूरत होती है। अब सईद गनी साहब फैसलों के खिलाफ, सईद गनी साहब मेरे सवाल का जवाब बात यह है, नहीं अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। इस बहस में ना पड़े सईद गनी साहब। पावर में क्या किया इन्होंने? ठीक है, देखना रेंटल पावर में भी इन्होंने सईद गनी साहब मेरे सवाल के जवाब इस बहस में ना पड़े। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आगे क्या करने जा रहे हैं आप? नए प्राइम मिनिस्टर को नामजद करने जा रहे हैं या फिर एक नए सेटअप की तरफ जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं इसका जवाब मुझे दे दें, उस बहस में ना पड़े, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया। जो अदालत का फैसला आया है उस पर अमल दरामद होगा, और ये फैसला करना मैं समझता हूं कि आज रात अभी जो मीटिंग नहीं होगा तो कब होगा? ये हो जाता शॉर्ट डिसीजन पे। शॉर्ट डिसीजन जब आया था तब होना चाहिए था। अब तो मुंह काला अपना भी किया है, जमहूरियत का भी मुंह काला किया है। नहीं, आपने मुंह काला किया, हमें अफसोस है। जजों के पीछे जमहूरियत का भी मुंह काला किया, अपना भी मुंह काला किया और अपने पैसों को करोड़ों डॉलरों को बचाने के लिए जीत नहीं सकते हैं। आप अवामी ताकत तो जीत नहीं सकते हैं। अदलिया के कंधे चाहिए आपको, कभी फौज के कंधे चाहिए आपको, कभी एजेंसियों के कंधे चाहिए आपको। आप उन्हीं के बलबूते पर हुकूमत में आ सकते हैं, आवाम के बलबूते पर आप नहीं आ सकते। ये भुट्टो गांधी की पार्टी में थे या अयूब खान की पार्टी में थे? सिकंदर मिर्जा की पार्टी में खान साहब या खान जमात इस्लामी से इनकी सुई वहीं अटकी हुई है। ऐसे बात समझ नहीं आ रहा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब दिल में जहन में जो भुट्टो साहब के लिए नफरत है वो मरते दम तक रहेगी इनके अंदर। आपने हर आमिर के साथ आपने मान चुकी है कि भुट्टो साहब को शहीद किया गया, उन्होंने अपनी माफी की गलतियों पे माफी मांगी लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है।
मुशाहिदुल्लाह खान साहब, माफी सेनेटर क्या? साहब, ये मुझे कुछ बेनतीस समझ नहीं आ रहा। स्पीकर पे बैठ के गई थी। अच्छा, इनके पास 1998 में मेरी ऐसे बात ना का करें, जवाब नहीं है, सईद गनी साहब, ऐसा ना करें। किया था तो भुगते हैं। खान साहब नहीं, प्लीज, मैं क्या कर रहा हूं, वो शोर कर रहे हैं भाई, आप मैंने दोनों तो चुप हो जाए ना, मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, आप दोनों चुप हो जाए यार। इनके पास जवाब ही नहीं है। इंटरप्ट किया था हमने तो तो अदालतों के अब- अच्छा, मुझे फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे आपका माइक बंद करना पड़ेगा। हमने कहीं नहीं लिखा था, हमने हटा दिए। खान साहब प्लीज चुप हो जाए। आइन सईद आपको गनी आइन का साहब, पता क्या है? अच्छा अच्छा, क्या गिलानी साहब को आइन का पता है? आसिफ जरदारी ने एक किताब नहीं पढ़ी, कंस्ट्रक्टिव उसको गुफ्तगू आइन हो का रही है क्या तो उसको पता है? उसी पहलू में आप रहने आइन के देना। तबसरे करते फिर रहे हैं। अच्छा, मुझे अब प्रोग्राम क्लोज करने की तरफ आना है। मैं एक सवाल हामिद खान से करना चाह रहा था। हामिद खान साहब, क्योंकि आप भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, आप बहस में लग जाते हैं सर। आपने मैं आपसे सवाल 3 दफा कर चुका हूं, आप मुशाहिदुल्लाह खान साहब से बहस में लग जाते हैं कि मेरे सवाल के जवाब दे दो। तो मैं कहां से बोलूंगा? आप मेरे सवाल के जवाब दे नहीं रहे। किया था ना पहले, मैं तो कोई शोर नहीं कर उन्होंने रहा। इंटरप्ट क्यों किया था? उन्होंने कहा अदालत की फैसलों पर अमल किया, तो मैंने कहा फैसला बताओ, उन्होंने तकरीर कर दी। अच्छा, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, बस बिल्कुल वक्त नहीं है जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बता दिया ना मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सईद गनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हामिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। काफी देर से मैं एक सवाल करने की कोशिश कर रहा था, बड़ा अहम सवाल है, लोग भी जानना चाहेंगे पीपल्स पार्टी किस तरफ जाएगी, नए इलेक्शंस की तरफ जाएगी या एक नया प्राइम मिनिस्टर नामजद करेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है अब ये जवाब लेने के लिए। फेसबुक पर और ईमेल के जरिए आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। पाकिस्तान आज रात देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।